मीर उस्मान अली खान, जो कि हैदराबाद के आखिरी निज़ाम रहे। उन्होंने भारत की आज़ादी के बाद बहुत संघर्ष किया कि हैदराबाद का भारत में विलय ना हो, बल्कि हैदराबाद के लिए एक इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा स्थापित किया जा सके। इतिहास में जैसा कि बहुत मशहूर है कि किस तरह भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो नाम की एक मिलिट्री एक्शन के ज़रिए हैदराबाद का भारत में विलय करवाया। लेकिन ये कोई आसान फैसला नहीं था। हैदराबाद का भारत में विलय कैसे किया जाए, इस पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय थी। उसी तरह भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी कुछ खास सलाह थी सरदार पटेल को हैदराबाद पर एक्शन लेने से पहले। दरअसल कासिम राजवी, जो कि काफ़ी कट्टरपंथी व्यक्तित्व के आदमी थे, वो हैदराबाद में रज़ाकारों और एक राजनीतिक संगठन इत्तेहादुल मुसलमीन का नेतृत्व करते थे, जिसका हैदराबाद की राजनीति में काफ़ी प्रभाव था। राजवी हैदराबाद के मुसलमानों में काफ़ी पॉपुलर थे और इसी वजह से निज़ाम का कासिम राजवी से सलाह विमर्श करना और उनके दबाव में फ़ैसले लेना लाजमी था। हैदराबाद के निज़ाम की इस डायनेस्टी ने, जिसे कि असफ ज़ाही डायनेस्टी कहा जाता है, इन्होंने शुरुआत से ही काफ़ी स्वतंत्र शासन चलाया था हैदराबाद में। मीर कुमारुद्दीन खान हैदराबाद के पहले निज़ाम थे जिनके साथ ही असफ ज़ाही डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी। मीर कुमारुद्दीन खान को उस वक्त के मुग़ल सम्राट फ़र्रुख के द्वारा नियुक्त किया गया था। इसकी वजह थी मीर कुमारुद्दीन खान एक कुशल मिलिट्री लीडर थे। डेक्कन के क्षेत्र में मुग़ल सत्ता को बनाए रखने के लिए उन्होंने कई विद्रोहों को कामयाबी से दबाया था। उनकी सबसे बड़ी मिलिट्री उपलब्धि थी मराठा रूलर शाहू के खिलाफ विद्रोह को रोकना। उनकी यह क्षमता ने मुग़ल दरबार को प्रभावित किया और इसी वजह से मुग़ल सम्राट ने हैदराबाद जैसे बड़े और महत्वपूर्ण राजघराने का निज़ाम मीर कुमारुद्दीन खान को नियुक्त किया। हालांकि एक समय के बाद कहने को तो मुग़ल सम्राट के नीचे काम करते थे, लेकिन हैदराबाद के निज़ाम हैदराबाद पर काफ़ी स्वतंत्र रूप से शासन करते थे। मुग़ल दरबार का हैदराबाद पर ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं हो पाता था। निज़ाम मुग़ल सम्राट के लिए वफ़ादार ज़रूर थे, लेकिन हैदराबाद की आर्थिक क्षमताओं और उनके खुद के प्रभाव के कारण उन्हें हैदराबाद में काफ़ी ऑटोनॉमी थी। मीर कुमारुद्दीन खान की प्रशासनिक क्षमताएं और डिप्लोमेसी मुग़ल दरबार में बैठे कई लोगों से अच्छी थी। यहाँ तक कि ऐसा भी कहा जाता है कि जब पर्सिया के शासक नादिर शाह ने साल 1739 में मुग़ल सेना को शिकस्त देकर दिल्ली पर कब्जा जमा लिया था, उस समय जब मुग़ल सेना नादिर शाह के सामने ढेर हो गई थी, तब मीर कुमारुद्दीन खान ने ही नादिर शाह से बातचीत करके उनको दिल्ली छोड़कर वापस पर्सिया लौट जाने की सिफारिश की थी। नादिर शाह दिल्ली में बड़ी लूटपाट करने के बाद भारी मात्रा में धन लेकर ही वापस पर्शिया लौटने के लिए राज़ी हुए। लेकिन एक ताकत थी जिसे हैदराबाद के निज़ाम ने भांप लिया था, वो थे ब्रिटिशर्स। हैदराबाद के दूसरे निज़ाम और मीर कुमारुद्दीन खान के चौथे बेटे निज़ाम अली खान ने ब्रिटिशर्स के साथ किसी भी तरह के मतभेद या झगड़ा करने के बजाय उनसे समझौता करना ज़्यादा बेहतर समझा। साल 1768 में निज़ाम अली खान ने ब्रिटिशर्स के साथ ट्रीटी ऑफ मसूलीपट्टनम साइन करके पहली बार ब्रिटिश के साथ अलायंस की स्थापना की थी। 1857 में मुग़ल अम्पायर के पतन के बाद ब्रिटिश सबसे बड़ी ताकत बन गया था भारत में। इसके साथ ही हैदराबाद की ज़मीन पर भी ब्रिटिशर्स की ठीक ठाक पकड़ बन गई थी। हैदराबाद के निज़ाम ने अपनी राजनीतिक स्थिरता और गद्दी बचाए रखने के लिए ब्रिटिश को मिलिट्री और आर्थिक सहायता भी दी। निज़ाम के इस व्यवहार के चलते निज़ाम और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने साल 1798 में ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस को साइन करके एक फॉर्मल अलायंस की स्थापना की। इस ट्रीटी के मुताबिक ब्रिटिश निज़ाम को सैनिक सुरक्षा देगा और हैदराबाद के प्रशासन में निज़ाम के ही आदेश चलेंगे, लेकिन इसके बदले हैदराबाद के सभी फॉरेन ट्रेड्स और रिलेशंस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नियंत्रण में लेगी। ब्रिटिश के साथ ही अलायंस हैदराबाद के निज़ाम की आगे की सभी जनरेशंस के कार्यकाल में कायम रही। मीर महबूब अली खान की मृत्यु के बाद 1911 में उनके बेटे मीर उस्मान अली खान को हैदराबाद की गद्दी सौंप दी गई, जो कि हैदराबाद के आखिरी निज़ाम रहे। ये बात जानकर सबको हैरानी होती है कि मीर उस्मान अली खान को अपने समय में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में गिना जाता था। उनके पास अनमोल हीरे जवाहरात थे, जैसे जैकब डायमंड, भारी मात्रा में सोना। निज़ाम की सुरक्षा के लिए 3000 अफ्रीकी बॉडीगार्ड लगाए जाते थे। बड़े बड़े महलों से लेकर बड़ी बड़ी गाड़ियों तक निज़ाम की यह शाही जिंदगी पूरे विश्व में चर्चित थी। हैदराबाद के निज़ाम की ब्रिटिश सरकार से संबंध अच्छे होने के कारण निज़ाम की यह धन दौलत ब्रिटिश से सुरक्षित रहती थी। निज़ाम ने पहले विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश को आर्थिक
और सैनिक मदद की थी, और खासकर भारत के मुसलमानों का समर्थन जुटाने में ब्रिटिश की बहुत मदद की। दरअसल मुगल अंपायर के गिरने के बाद हैदराबाद के निज़ाम देश के सबसे बड़े मुसलमान शासक माने जाते थे, और ब्रिटिश ने भी निज़ाम को भारत के मुसलमानों के लीडर के रूप में पेश किया। जहां पहले विश्व युद्ध के दौरान भारत के कई मुसलमान अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए थे, तो अंग्रेज़ों ने बड़ी चालाकी से निज़ाम मीर उस्मान अली खान को आगे कर मुसलमानों का समर्थन जुटाने का प्रयास किया, और निज़ाम ने भी पूरी वफादारी के साथ उनका साथ दिया। निज़ाम ने एक भाषण में पब्लिकली मुसलमानों से ब्रिटिश को समर्थन देने की बात कही, जिसमें वो कहते हैं, मैं दोबारा कहना चाहता हूँ और ज़ोर देकर कहना चाहता हूँ कि हमारे सामने जो संकट है उसमें भारत के मुसलमान, खास तौर से इस राज्य के लोग, अगर अपने कल्याण और तरक्की की परवाह करते हैं तो उन्हें ब्रिटिश सरकार के प्रति पूर्ण वफादारी निभानी होगी। किसी भी हालात में अपने आप को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खुले या छिपे विरोध में शामिल होने से बचना चाहिए। हालांकि कई पीढ़ियों से असफ जाही डायनेस्टी हैदराबाद पर शासन कर रही थी, लेकिन हैदराबाद के राज्य में 70 से 80% आबादी हिंदू थी। इसके बावजूद हैदराबाद के प्रशासन में ज़्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग ही थे। निज़ाम की सरकार में कई अफसर, सलाहकार और ब्यूरोक्रेट्स मुसलमान ही थे, जबकि ज़्यादातर हिंदू धंधा और खेती किया करते थे। लेकिन हैदराबाद के इतिहास में ज़्यादातर समय कम्युनल टेंशन्स नहीं देखी गई थी। निज़ाम की कई पीढ़ियों के शासन में हिंदू और मुसलमान काफ़ी शांति से रहे। लेकिन 1940 के दौर में जब भारत में आज़ादी की लड़ाई तेज हो रही थी, तो इसका असर हैदराबाद पर भी पड़ा। स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन बढ़ रहा था और सांप्रदायिक चेहरे भी ताकतवर हो रहे थे, जिसके कारण हैदराबाद के हिंदू और मुसलमानों में भी मतभेद होने लगे। और इसी समय रज़ाकारों का भी उदय हुआ, जो कि हैदराबाद की स्वतंत्रता और मुस्लिम पहचान को बनाए रखने का लक्ष्य रखते थे। 1945 में लंदन में विंस्टन चर्चिल की कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार जाने के बाद जब एटली प्रधानमंत्री बने, तो यह लगभग माना जाने लगा कि भारत की आज़ादी अब कुछ ही समय की बात है। ऐसे में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अब प्रिंसली स्टेट्स यानी कि भारत की सभी रियासतों को एक साथ जोड़ने के प्रयास में लग गई। इसमें सबसे अहम भूमिका निभाई थी सरदार पटेल ने। इस काम में वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए, लेकिन हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जो भारत के सामने बाकी रियासतों से एक काफ़ी अलग चुनौती पेश कर रही थी। हैदराबाद की जगह, आबादी, पैसा, रज़ाकारों की फ़ौज, निज़ाम की ताकत और साथ ही ब्रिटिश के प्रभाव के चलते हैदराबाद का भारत में विलय कराना इतना आसान नहीं था, क्योंकि हैदराबाद खुद में ही एक काफ़ी आत्मसक्षम राज्य था। जब अलग-अलग तरीकों से कांग्रेस ने हैदराबाद पर दबाव बनाना चालू कर दिया था, तब निज़ाम ने ब्रिटिश सरकार को याचिका डालनी शुरू कर दी कि ब्रिटिश और हैदराबाद के बीच हुई ट्रीटी के मुताबिक ब्रिटिश हैदराबाद की स्वतंत्रता बनाए रखेगा। तो ऐसे समय में ब्रिटिश को हैदराबाद की स्वतंत्रता बनाए रखने में मदद करनी चाहिए। हालांकि ब्रिटिश सरकार जब खुद ही भारत छोड़कर जाने की तैयारी में लग चुकी थी, तो ऐसे में ब्रिटिश सरकार ने निज़ाम की इन याचिकाओं पर ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन इस समय तक बात सिर्फ निज़ाम के फैसले लेने तक नहीं रह गई थी, क्योंकि इस समय तक हैदराबाद और निज़ाम के दरबार में इत्तेहादुल मुसलमीन का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। हैदराबाद में इस संगठन का इतना प्रभाव होने के कारण इत्तेहादुल मुसलमीन के लीडर कासिम राजवी ही निज़ाम के मुख्य सलाहकार बन गए। कासिम राजवी निज़ाम पर दबाव बनाते थे कि वह भारत के साथ किसी भी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर ना करें। कासिम राजवी भारत और निज़ाम की किसी भी वार्तालाप को कामयाब नहीं होने दे रहा था। दिल्ली से आ रही सभी चिट्ठियों को कासिम राजवी वापस भिजवा देता था। हैदराबाद में कासिम राजवी के प्रभाव का प्रदर्शन 27 अक्टूबर 1947 को देखने को मिला, जब वीपी मेनन, जो कि माउंटबेटन के मुख्य राजनीतिक सलाहकार थे, उन्होंने एग्रीमेंट को दोबारा लिखा, जिसमें निज़ाम की कई मांगों को मान लिया गया था। इस एग्रीमेंट के मुताबिक हैदराबाद को एक स्वायत्त राज्य रखते हुए विदेशी मामलों, संचार और रक्षा की जिम्मेदारी भारत को सौंप दी जाए। इस एग्रीमेंट पर निज़ाम ने आखिरकार थोड़ी सहमति जताई थी, और सर वॉल्टर माउंटबेटन और दो अन्य मुख्य नेगोशिएटर्स ने ये एग्रीमेंट निज़ाम से प्राप्त की, और वे दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन जब वो दिल्ली जाने के लिए निकलने ही वाले थे, तब इत्तेहादुल मुसलमीन के निर्देश में लगभग 25,000 से 30,000 लोगों ने उनका रास्ता रोक दिया, और इस प्रोटेस्ट का नेतृत्व भी कासिम राजवी ही कर रहे थे। इस प्रोटेस्ट के प्रभाव में कासिम राजवी ने निज़ाम को मनाया कि इस एग्रीमेंट को फिर से ड्राफ्ट करने के लिए कहा जाए, जिसमें भारत हैदराबाद की स्वतंत्रता और निज़ाम को उनकी संप्रभुता बनाए रखने की स्पष्टि दे। कासिम राजवी ने निज़ाम से एक और विनती की,
अब आगे से भारत के साथ किसी भी तरह की वार्तालाप करने के लिए किसी ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किए गए आदमी को छोड़कर इत्तेहादुल के लोगों को भेजा जाए। 27 अक्टूबर की घटना के बाद भारत सरकार भी अब ये बात समझ चुकी थी कि निज़ाम से ज़्यादा उन्हें कासिम राजवी के साथ किसी समझौते पर आना होगा। इसलिए सरदार पटेल ने कासिम राजवी को दिल्ली आमंत्रित किया और राजवी ने भी ये आमंत्रण तुरंत स्वीकार किया। दिल्ली में सरदार पटेल और कासिम राजवी के बीच लंबी बातचीत होती है। राजवी सरदार पटेल की किसी भी बात पर सहमति नहीं जताते और ना ही किसी समझौते पर आने के लिए तैयार होते हैं। अंत में सरदार पटेल राजवी को चेताते हैं कि भारत हैदराबाद पर जूनागढ़ की तरह सैनिक कार्यवाही भी कर सकता है। तो कासिम राजवी जवाब में चेतावनी देते हैं कि अगर भारत ऐसा करता है तो वहाँ कत्लेआम मच जाएगा। सरदार पटेल कहते हैं कि तो मतलब तुम हैदराबाद को एक खतरनाक युद्ध की तरफ धकेल रहे हो। तो कासिम राजवी जवाब देते हैं कि अगर ऐसा होता है तो आप युद्ध के मोर्चे में मुझे सबसे आगे पाएंगे। यह मुलाकात इसी के साथ ही खत्म हो जाती है और सरदार पटेल समझ जाते हैं कि यह मामला सीधी उंगली से नहीं सुलझने वाला है। इस मामले पर यूनियन कैबिनेट की मीटिंग की जाती है जिसमें भारत सरकार के सभी बड़े मंत्री हिस्सा लेते हैं, लेकिन फिर भी कोई समाधान नहीं निकल पाता है। एजी नुरानी अपनी किताब द डिस्ट्रक्शन ऑफ हैदराबाद में लिखते हैं कि नेहरू सैद्धांतिक रूप से सैनिक कार्रवाई के खिलाफ नहीं थे, लेकिन नेहरू के लिए सैनिक कार्रवाई आखिरी विकल्प था, जबकि पटेल के लिए सैनिक कार्रवाई पहला विकल्प था। ताकि बातचीत की गुंजाइश बनी रहे, इसलिए यूनियन कैबिनेट की मीटिंग होने के अगले ही दिन 29 नवंबर 1947 को भारत सरकार निज़ाम के साथ यति स्थिति समझौता यानी कि स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर लेती है, लेकिन इस स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की समय सीमा सिर्फ 1 साल की होती है। कासिम राजवी और निज़ाम इसे अपनी जीत की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है कि वे हैदराबाद की स्वतंत्रता कायम रखने के संघर्ष में कामयाब हो गए हैं, बल्कि सरदार पटेल का नज़रिया अलग होता है कि वो इस समय का उपयोग करके नई रणनीति तय करेंगे और धीरे धीरे हैदराबाद को भारत में विलय के लिए मजबूर करेंगे। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट होने के बाद काफ़ी समय तक भारत ने हैदराबाद पर मिलिट्री फोर्सेस का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन एक सोची समझी रणनीति के तहत भारत ने धीरे धीरे हैदराबाद पर आर्थिक घेराबंदी चालू कर दी थी। भारत सरकार ने हैदराबाद में कुछ ज़रूरी चीज़ों जैसे चावल, नमक, दवाइयाँ, पेट्रोल, डीजल, क्लोरीन का इंपोर्ट बंद करवा दिया था और साथ ही हैदराबाद से बाहर होने वाले एक्सपोर्ट्स को भी रोक दिया था, जिससे हैदराबाद के व्यापारी अपनी चीज़ों को भारतीय बाज़ारों में नहीं बेच पा रहे थे। इससे हैदराबाद की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती जा रही थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस विषय पर पहली बार खुलकर 25 अप्रैल 1948 में बॉम्बे में हुई ऑल इंडिया कांग्रेस मीटिंग में बोलते हैं। नेहरू कहते हैं, हैदराबाद के सामने 2 रास्ते हैं, या तो युद्ध या फिर भारत में विलय। युद्ध एक लंबी प्रक्रिया है और अगर हम इस रास्ते पर चलते हैं तो कई समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए हमारा प्रयास है कि इस मुद्दे को बातचीत के ज़रिए हल किया जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत युद्ध का रास्ता अपनाने से डरता है। जवाहरलाल नेहरू के इस बयान के बाद लोगों के मन में ये बात साफ हो गई थी कि भारत सरकार हैदराबाद का भारत में विलय करवाने के लिए पूरी तरह अडिग है और हैदराबाद के पास स्वतंत्र रहने का ऐसा कोई भी विकल्प नहीं खुला है जैसा कि निज़ाम सोचते थे। नेहरू और माउंटबेटन का मानना था कि सैनिक कार्रवाई से सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है और कश्मीर जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन का कार्यकाल भी जून 1948 में ख़त्म होने वाला था और माउंटबेटन चाहते थे कि जाने से पहले वो हैदराबाद और भारत के बीच अच्छे संबंध स्थापित कर सके। माउंटबेटन ने निज़ाम को एक चिट्ठी भी लिखी थी जिसमें उन्होंने बताया कि वे लगभग 6 हफ्तों में भारत से जा रहे हैं और उनका आखिरी उद्देश्य है कि जाने से पहले हैदराबाद और भारत के बीच शांति कायम कर सकें। लेकिन माउंटबेटन भी अपनी कोशिश में असफल रहते हैं। माउंटबेटन 21 जून 1948 को अपना कार्यकाल खत्म करके भारत से रवाना हो जाते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन के जाते ही सरदार पटेल ने काफ़ी आक्रामक रूप अपना लिया और उसी दिन सरदार पटेल ने एन.वी. गाडगिल, जो कि नेहरू सरकार में मंत्री थे, उनको चिट्ठी लिखी और कहा कि अब सख्त और तय कार्रवाई करने का समय आ गया है। सरदार पटेल ने कहा कि अब हैदराबाद पर इकोनॉमिक सैंक्शंस यानी कि आर्थिक घेराबंदी को सख्ती से लागू किया जाए और बॉर्डर्स पर धीरे धीरे मिलिट्री को तैनात किया जाए। जवाहरलाल नेहरू की सरदार पटेल को यही सलाह थी कि पार्टीशन में हुए खून खराबे में हमने देखा है कि धर्मों के बीच सांप्रदायिक तनाव कैसा रूप ले सकते हैं और कश्मीर में भी सैनिक पहले से ही तैनात हैं, लेकिन तनाव और बढ़ता ही जा रहा है। और साथ ही भारत कुछ ही समय पहले आज़ाद हुआ है। ऐसे नए नए आज़ाद हुए देश के रूप में किसी भी तरह की सैनिक कार्रवाई करना
भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए अभी भी इस मामले को बातचीत के जरिए सुलझाया जाए तो बेहतर होगा। लेकिन सरदार पटेल का कहना था कि उस वक्त का हैदराबाद भारत के पेट में कैंसर के समान है, जिसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। निज़ाम को जब ये बात समझ आ गई कि बातचीत के द्वारा मामले को हल करने की समय सीमा अब खत्म होती जा रही है और भारतीय सेना कभी भी आक्रमण कर सकती है, तो निज़ाम ने यह मामला अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में ले जाने का फैसला किया। इसके लिए निज़ाम ने दिल्ली संदेश भेजा कि हम हैदराबाद के मामले को यूनाइटेड नेशंस में उठाना चाहते हैं और इसके लिए हम अपना प्रतिनिधिमंडल यूनाइटेड नेशंस भेजने वाले हैं, तो हमें जल्द से जल्द पासपोर्ट मुहैया कराए जाएं। लेकिन भारत सरकार ने पासपोर्ट देने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि यह मसला पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं बनती। निज़ाम के सेना जनरल अध्यक्ष एल अदरूस ने अपनी किताब हैदराबाद ऑफ द सेवन लोव्स में लिखा है कि निज़ाम ने उन्हें खुद हथियार खरीदने यूरोप भेजा था, लेकिन कामयाबी नहीं मिली क्योंकि हैदराबाद को अलग देश के तौर पर मान्यता नहीं मिली थी। लेकिन निज़ाम के एक एजेंट मीर नवाज ने लंदन में एक ऑस्ट्रेलियाई पायलट सिडनी कॉटन को हथियारों की सप्लाई करने के लिए राज़ी कर लिया था। सिडनी कॉटन के पास विमान था जो कराची से उड़कर गोवा के रास्ते निज़ाम को हथियार सप्लाई करता था। जब भारत सरकार ने निज़ाम के प्रतिनिधिमंडल को पासपोर्ट देने से मना कर दिया, तो 21 अगस्त 1948 को निज़ाम ने जल्दबाजी में सिडनी कॉटन की मदद से अपने प्रतिनिधिमंडल को यूनाइटेड नेशंस तक पहुंचाया और अपना निवेदन यूएन में दर्ज कराया। उसी वक्त लेक अली, जो कि हैदराबाद का प्रतिनिधित्व करते थे, उन्हें पाकिस्तान भेजा गया मोहम्मद अली जिन्ना से मदद लेने की उम्मीद में। जिन्ना ने उनकी बात सुनी, लेकिन वो उस समय बहुत बीमार थे और बिस्तर पर लेटे हुए थे। इसके कुछ ही दिन बाद ही 11 सितंबर को जिन्ना का निधन भी हो गया था। वो खुद ही बीमार थे, इसलिए ऐसी स्थिति में हैदराबाद के मसले पर उनकी तरफ से कोई भी मदद करना संभव नहीं था। यूनाइटेड नेशंस में निज़ाम की याचिका दायर तो हुई, लेकिन उसे सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया गया था। 12 सितंबर को हैदराबाद स्टेट ने सिक्योरिटी काउंसिल को अर्जेंट अपील भेजी कि भारत की सेना कभी भी हैदराबाद के अंदर घुस सकती है, इसलिए इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। लेकिन अपील के बावजूद भी यूएन इस मामले को स्थगित करके ज़्यादा से ज़्यादा 16 सितंबर तक की प्राथमिकता दे पाता है। अगले ही दिन 13 सितंबर को मेजर जनरल जयंत नाथ चौधरी की कमान में भारतीय सेना 4 दिशाओं से हैदराबाद की सरजमी पर घुस जाती है और इस मिलिट्री ऑपरेशन को नाम दिया जाता है ऑपरेशन पोलो। भारतीय सेना की यह कार्रवाई लगभग 5 दिनों तक चली। इस बीच 16 सितंबर को यूनाइटेड नेशंस में हैदराबाद के मसले पर सुनवाई भी हुई, लेकिन ज़मीन पर हालात बहुत गंभीर हो चुके थे, इसलिए यूनाइटेड नेशंस ने इस मामले पर कोई भी फैसला अगले सोमवार तक स्थगित कर दिया था। 17 सितंबर को भारतीय सेना निज़ाम के महल को हर तरफ से घेर लेती है और निज़ाम मीर उस्मान अली खान आखिरकार सरेंडर कर देते हैं। कासिम राजवी को भी जिंदा पकड़ लिया जाता है। इस ऑपरेशन में 1373 रज़ाकार मारे गए। हैदराबाद स्टेट के 807 जवान भी मारे गए, जबकि भारतीय सेना के 66 जवान शहीद हुए।